हेलो बच्चों, मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं आर्यन एजुकेशनल फाउंडेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। मैं आशा करता हूं कि पिछली वीडियो में जिसमें मैंने पाठ्यक्रम परिचय कक्षा 8 का दिया था वो आप लोगों ने देख ली होगी। और इस वीडियो में हम शुरू करेंगे कक्षा 8 विज्ञान का पहला चैप्टर, जिसमें हम विज्ञान के जो तरीके हैं, कैसे पढ़ा जाता है 3D व्यू में, और जो इसके टॉपिक्स हैं 3D व्यू और प्लस पिक्चर के साथ देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो आपका पहला चैप्टर क्या था? फसल एवं प्रबंध। ठीक है, इसमें हम पढ़ते क्या है, ये कृषि विज्ञान का चैप्टर है, पर मैंने आपको बताया था कि कक्षा 10 तक विज्ञान के पार्ट्स को आपके चैप्टर्स में डिवाइड नहीं किया गया है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आपका पहला चैप्टर। आपका पहला चैप्टर है फसल उत्पादन एवं प्रबंध। देखिए, फसल होता क्या है, जैसे आप लोगों ने खेतों में देखा होगा, या आप लोग जो अन्न खाते हैं उसे कैसे उगाया जाता है, या वो जो तरीके होते हैं जिन प्रकार से उन्हें उगाया जाता है वो फसल उगाने के तरीके हैं। और जो आप लोग खाते हैं भोजन, वो क्या होता है, वो फसल कहलाता है। यानी गेहूं की फसल, ठीक है, ये सारी फसलें हैं। फसलों को उनके समय के उत्पादन में 2-3 भागों में बांटा गया है। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, एक विशाल स्थान पर एक ही प्रकार के पौधों को उगाना ही फसल उत्पादन और उन पौधों को फसल कहते हैं। मान लीजिए आपके सामने, जहाँ पे आप बैठे होंगे या पढ़ाई कर रहे होंगे, आपके सामने विशाल क्षेत्र होगा, बड़ा क्षेत्र होगा। आप लोग एक समय पर, यानी एक ही तरीके के थोड़ा सा विशाल क्षेत्र में, यानी बड़े क्षेत्र में अगर आप किसी फसल को उगाते हैं, यानी एक किसान है, किसान अपने खेत में गेहूं की फसल उगा रहा है। ठीक है, तो गेहूं थोड़ा सा बड़े एरिया में, यानी आप लोग अपनी भाषा में एकड़ बोलते हैं, तो 1 एकड़ या 2 एकड़ या बीघा में उगाता है तो वो फसल कहलाता है। पर जो तकनीक इस्तेमाल करता है उसे फसल उत्पादन के तरीके कहते हैं। ठीक है, समय के आधार पर फसल 3 प्रकार की होती है। समय के आधार पर, यानी कुछ फसलें हम जानते हैं कि अक्टूबर में बोई जाती हैं, अप्रैल में काटी जाती हैं। कुछ फसलें जून या जुलाई के मंथ में बोए जाते हैं और उन्हें लगभग सितंबर या अक्टूबर के मंथ में काटा जाता है। तो उन्हीं के आधार पर फसलों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला आता है खरीफ की फसल। खरीफ की फसल क्या होती है? वर्षा ऋतु में बोए जाने वाला फसल खरीफ का फसल कहलाता है। यानी जब आप लोग देखते होंगे, जब आप बारिश का समय आता है, आप लोग नहाते होंगे छत पे, मैं ऐसा करता हूँ आप लोग नहाते ही होंगे, तो उस समय जो फसल उगाए जाते हैं वो जो है खरीफ की फसल कहलाती है। इसमें कौन कौन सी फसलें आती हैं? जैसे धान हो गया, मक्का हो गया, सोयाबीन हो गया। ठीक है, ये सब क्या है? धान, वही चावल, जिससे आप चावल निकाला जाता है, वही धान की फसल होती है। ठीक है, तो वो फसल क्या है? खरीफ की फसल है। मैंने आपको बताया ये कब बोई जाती है, ये जून से सितंबर में बोई जाती हैं। देखिए, जून से अगर सितंबर में बोई जा रही हैं तो ये लगभग 5 से 6 महीनों के बाद काटी जाती हैं, यानी ये लगभग मार्च और अप्रैल के महीने में काटी जाती हैं। अगला आपके सामने आता है रबी की फसल। देखिए, अब हम लोगों ने तो अप्रैल और लगभग जून और सितंबर के महीने में बो दिया। ठीक है, अब हमारे पास क्या समय बचा? अक्टूबर से नवंबर के बीच में जो फसल बोई जाती है वो क्या है? रबी की फसल है। हम इसको याद कैसे करेंगे कि रबी का मतलब होता है सूर्य। ठीक है, सूर्य अपने उफान पर, यानी सबसे ज्यादा गर्मी हमें किस मंथ में लगती है? अप्रैल या मई में। और जब रबी की फसल यानी गेहूं काटी जाती है तो हमें बहुत गर्मी लगती है, क्योंकि वो कब काटी जाती है? वो अप्रैल और मई के महीने में काटी जाती है। यानी वो फसल जो अक्टूबर और मई में बोई जाती है, ठीक है, जो अक्टूबर और मई में बोई जाती हैं और अप्रैल और मार्च के महीने में काटी जाती हैं, वो कौन सी फसलें हैं? रबी की फसल हैं। ठीक है, जैसे गेहूं हो गया, चना हो गया, मटर हो गया। ठीक है, ये सारी फसलें कौन सी फसलें हैं? ये सारी फसलें रबी की फसल हैं। ठीक है, अगला आपके सामने आता है जायद की फसल। ठीक है, जब हम लगभग बसंत ऋतु में पहुंचते हैं तो आप लोग खाते होंगे तरबूजा, जो समय भी चल रहा है, तरबूजे का, खरबूजे का, खीरा भी आ चुका है। तो ये सब जो फसलें हैं वो कौन सी फसलें हैं? वो जायद की फसलें हैं। यानी जब रबी की फसल कटने वाली होती है और खरीफ की फसल लगाने वाली, यानी उगाने वाली समय आता है, तो उसके मध्य में जो समय आता है उस समय में उगाई जाती है जायद की फसल। ठीक है, जैसे खीरा हो गया, तरबूज हो गया और ककड़ी, खरबूज हो गया, ककड़ी, ये सब फसलें क्या है? वो जायद की फसलें हैं। अगला आपके सामने होता है कि कृषि की कैसे जाती है। जो किसान होंगे वो तो जानते होंगे कि पहले मिट्टी तैयार की जाती है, उसके बाद उसमें बुआई की जाती है, फिर खाद देते हैं, फिर सिंचाई करते हैं, फिर खरपतवार जो उसमें उगाते हैं, जो
अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, जैसे कि जिन पौधों की हमें आवश्यकता नहीं है वो पौधे जो उग जाते हैं उन्हें हटाने के लिए, खरपतवार से सुरक्षा करने के लिए, उसके बाद अंत में हम क्या करते हैं, फसल को काटते हैं। फसल को काटने के पश्चात हम फसल को सुरक्षित रखने के लिए उसका भंडारण करते हैं। ठीक है, तो ये प्रक्रियाएं हैं, इसका क्रम कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ये जान लीजिए कि ये 6 प्रक्रियाएं होती हैं। ठीक है, ये 7 प्रक्रियाएं होती हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आगे कि मिट्टी तैयार करना होता क्या है। बेसिकली मिट्टी तैयार करने का मतलब होता है कि मिट्टी को, जैसे अगर आप लोग खेत में गए होंगे तो आप लोगों ने देखा होगा कि कहीं कहीं मिट्टी बहुत कड़ी हो जाती है। ठीक है, तो उसको नरम बनाते हैं ताकि आसानी से कोई जो फसल है वो उसमें से खनिज पदार्थ, यानी हमें जैसे वृद्धि के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, वैसे जो पौधे होते हैं उन्हें कुछ चीज़ों की आवश्यकता होती है जिसे खनिज कहते हैं, मिनरल। ठीक है, तो वो आसानी से मिट्टी से ले सकें, इसलिए हम पहले मिट्टी तैयार करते हैं। ठीक है, मिट्टी के कुछ ऊपरी परतों में खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। ऊपरी परत में ही क्यों पाए जाते हैं, देखिए जब हम मिट्टी तैयार कर लेते हैं तो जो नीचे के खनिज होते हैं वो हम जानते हैं कि जब हम वो बैल के पीछे हल लगाते हैं तो हम जब मिट्टी आगे लेके जाते हैं तो नीचे की मिट्टी ऊपर आती है। ठीक है, तो जो खनिज रहता है वो ऊपर आ जाता है। ठीक है, तो जो खनिज पदार्थ होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं। ठीक है, इसलिए खनिज पदार्थ आसानी से फसलों को प्राप्त हों, इसलिए हम मिट्टी को खोदते हैं। ठीक है, इसमें हल की सहायता ली जाती है। मैंने आपको बताया, मैं आपको अभी दिखाता हूँ कि हल कैसे होती है। मिट्टी के समतल करने के पश्चात जो खनिज पदार्थ हैं वह आसानी से पौधे में प्राप्त होते हैं। अगर मिट्टी सख्त है तो हम पानी का उपयोग कर पहले मिट्टी को नरम बनाते हैं, उसके बाद उसमें खाद मिलाते हैं। मैंने आपको बताया कि मिट्टी नरम करते हैं और मिट्टी को ऊपर भी लाते हैं जिससे आसानी से पौधों को मिट्टी प्राप्त हो, पौधों को खनिज मिट्टी से प्राप्त हो। ठीक है, देखिए ये जो लगा है, जो ये लगा है, ये क्या है, ये हल है। ठीक है, ये आपके सामने ये अच्छे से बना है। ठीक है, ये जो बेंत लगी है लकड़ी की लंबी सी, इसे क्या कहते हैं, इसे हल शाफ्ट कहते हैं। हल शाफ्ट का मतलब होता है जिसे पकड़कर, जिसे लगाकर बैल हल को खींचते हैं, वही क्या क्या कहलाता है, हल शाफ्ट। और जो मिट्टी को ऐसे खोदता है, ऐसे आप लोगों ने फरुआ देखा होगा, तो फरुआ के जो नीचे वाला भाग है वो मिट्टी खोदता है, जो थोड़ा सा चोक होता है, जो धारदार होता है वो भाग। तो ये जो भाग है वो थोड़ा सा धारदार होता है, तो इसे क्या कहते हैं, इसे फाल कहते हैं। ठीक है, ये इमेज आपके एनसीईआरटी बुक में भी है, आप लोग वहां से देख सकते हैं। ठीक है, अगला आपके सामने आता है कि जुताई क्या है। देखिए जुताई का मतलब होता है कि मिट्टी को सही टेम्परेचर, मतलब मिट्टी को उलट पलट करके उसे पौधे के उत्पादन के लिए, यानी पौधे की वृद्धि के लिए उपयोगी बनाना ही जुताई कहलाती है। कि क्या लिखा है, मिट्टी को उलटने पलटने एवं पॉल करने की प्रक्रिया जुताई कहलाती है। ठीक है, अगला आपके सामने आता है कृषि के औजार। देखिए जैसे हम भोजन करते हैं तो हमें पचाने के लिए, यानी हमें ऊर्जा देने के लिए हमारे अंदर पाचन तंत्र है और सांस देने के लिए नाक है, ये सब जो चीज़ें हैं वो शरीर के जीवन के लिए औजार हैं। वैसे कृषि करने के लिए भी कुछ औजारें होती हैं। जैसे आप लोग अगर गांव के बैकग्राउंड से होंगे तो आप लोग जानते होंगे कि कुदाली क्या है। ठीक है, देखिए कुदाली का क्या मतलब होता है, देखिए ये है कुदाली, आपके सामने दिख रहा होगा, ये है कुदाली, लकड़ी के हैंडल वाली। कहीं कहीं ये हैंडल लकड़ी की भी होती है और कहीं कहीं ये लोहे की भी होती है। तो लकड़ी के हैंडल वाली जिसके सिरे पर एक लोहे का खोदन लगा होता है। ठीक है, जिसका उपयोग मिट्टी को भंगुर बनाने में, भंगुर बनाने का मतलब क्या है कि जैसे कोई बड़ी मिट्टी यानी बड़े टुकड़े की मिट्टी है तो उसे टुकड़ों में कर देना ही भंगुरता कहलाती है। तो भंगुर बनाने में और खोदने के लिए की जाती है वो कुदाली कहलाती है। ठीक है, ये आपके सामने कुदाली का एक चित्र है। ठीक है, आइए अगले पेज पे चलते हैं। अगला जो औजार हमारे सामने आता है वो है कल्टीवेटर। जैसे आप लोग अगर खेत में गए होंगे तो आप लोगों ने देखा होगा कि कोई जब ट्रैक्टर चलाता है तो ट्रैक्टर के पीछे एक यंत्र लगा होता है जो मिट्टी को नीचे से खोदकर ऊपर लाता है। ठीक है, तो वो जो यंत्र है वही है कल्टीवेटर। आपके सामने फिगर भी है। ठीक है, तो कल्टीवेटर ट्रैक्टर के पीछे लगाए जाने वाला लोहे का जुताई यंत्र है। ठीक है, मैंने बताया कि जुताई क्या होती है, मिट्टी को उलटने पुलटने की क्रिया। और ये जो यंत्र है ये आपको दिख भी रहा होगा कि ये मिट्टी के अंदर ये गया, अब ये जब बाहर आएगा तो ये जो नीचे की मिट्टी है वो बाहर लेके आएगा। तो ये कौन सा यंत्र हुआ, ये एक जुताई का यंत्र होगा।
ठीक है। आगे आपके सामने आता है बुआई। मैंने जब आपको 7 टॉपिक कराए थे तो उसमें जो अगली जो बात थी वो थी बुआई। बुआई क्या होती है? बुआई के लिए सबसे पहले बीज का चुनाव होता है, ठीक है। हम बोते किसे हैं? हम बीज को ही तो बोते हैं। तो पहले अच्छे बीज कौन से हैं वो देखा जाता है, ठीक है। उसमें किसान पानी का इस्तेमाल करते हैं कि कौन से बीज अच्छे हैं चुनाव के लिए, वो अलग प्रक्रियाएं होती हैं, उसे आप कृषि विज्ञान में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये अब मैंने बीज बोने का पारंपरिक तरीका कहाँ है, आप फिगर लगाया है। बीज का मतलब होता है जैसे जब आप कुछ फल खाते हैं तो उसमें आपको जो बियाँ मिलता है वही एक प्रकार का बीज होता है, ठीक है। और बहुत से भी बीज होते हैं, जैसे गन्ने में देखते हैं कि गन्ने के टुकड़े को, गन्ना जब आप चूख लेते हैं उसके बाद जो गन्ने के छोटे से टुकड़े जब उसे बोया जाता है, तो बीज भी अलग अलग तरीके के होते हैं, ठीक है। अगला आपके सामने आता है कृषि के लिए उपयोग की जाने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी उपयोगी औजारें परंपरागत औजारें कहलाती हैं। जैसे आप लोग जानते होंगे कि अब तो हल बहुत कम दिखता है हम लोग को, लेकिन जो समय से यानी सदियों से इस्तेमाल हो रही औजारें हैं, जैसे कि हमारे दादा बाबा भी करते थे और हम भी कर रहे हैं, वो सारी औजारें किसके अंतर्गत आती हैं? वो सारी औजारें आती हैं परंपरागत औजारें, ठीक है। वो कौन सी औजारें हैं? जैसे कि कुदाली हो गया, फावड़ा हो गया और हल हो गया, ये सब परंपरागत औजारें हैं, ठीक है। अगला आपके सामने आता है खाद एवं उर्वरक मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए मिलाए गए पदार्थ। यानी क्या होता है, खाद क्या है और उर्वरक क्या है? जैसे मिट्टी जो पौधे हैं वो आसानी से बढ़ें यानी और अधिक मात्रा में फल दें, उसके लिए हम कुछ पदार्थ उसमें मिलाते हैं, वो क्या कहलाता है? वो खाद कहलाता है। हम ये भी कह सकते हैं कि फसल की उत्पादकता यानी फसल की प्रोडक्शन जो है उसे बढ़ाने के लिए कुछ मिलाए गए पदार्थ, ठीक है। जैसे अगर मैं इसका एक एग्जांपल ले लूँ तो आप लोगों ने सुना होगा गांव में LD50 लिथुअल डोज 50, ठीक है, ये आप लोगों ने सुना होगा। ये एक प्रकार का क्या है? एक प्रकार का खाद है, ठीक है। अगला आपके सामने क्या है कि सीड ड्रिल, ट्रैक्टर द्वारा संचालित सीड ड्रिल का उपयोग बीजों में समान दूरी और गहराई बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। आप लोग यहाँ चित्र देख सकते हैं, मैंने एक वीडियो क्लिप लगी है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। अब आगे समझते हैं क्या है। खाद का मिलना, बार बार फसल उगाने से मिट्टी की उर्वरता कम हो जाती है। हम लोग खाद का इस्तेमाल मतलब मिट्टी जब हम किसी चीज़ का उपयोग से ज़्यादा करेंगे तो क्या कहते हैं, अति हो गई है तो उसकी मात्रा कम हो जाती है। यानी कि अगर हम भोजन अपने क्षमता से ज़्यादा खा लेते हैं तो हमें दस्त आने लगते हैं, हमारा पेट खराब हो जाता है। तो ऐसे जब हम बार बार फसल उगाते हैं तो मिट्टी की जो खनिजता है यानी जो मिट्टी की उर्वरता है वो भी कम हो जाती है। तो मिट्टी की उर्वरता बनाने के लिए हम कुछ प्रक्रियाएं करते हैं, उसी के बारे में इसमें कहा गया है कि खाद का मिलना, यानी जब हम खाद मिलाते हैं फसल उगाने से और बार बार फसल उगाने से मिट्टी की जो उर्वरता है वो कम हो जाती है, ठीक है, ये कम हो जाती है, ठीक है। मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए उसमें कुछ बाहरी पदार्थ मिलाए जाते हैं जिससे मिट्टी में पोषक तत्व बने रहें, ठीक है, और हमारे जो पौधे हैं वो मजबूत, घने और लंबे हों, ठीक है, यानी फसल की जो उत्पादकता हो वो ज़्यादा हो, ठीक है। इस प्रक्रियाओं को क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को खाद का मिलना कहते हैं, ठीक है। आगे क्या है कि सिंचाई क्या होता है? बीज को पानी उपलब्ध कराना जिससे कि फसल में वृद्धि हो। जैसे हमें वृद्धि के लिए क्या चाहिए? भोजन, पानी और वायु, ठीक है। तो ऐसे फसलों को भी भोजन, पानी, वायु, प्रकाश यानी 2 प्रकार की उनकी नीड होती है। एक होता है जो उन्हें अधिक मात्रा में चाहिए, एक कम मात्रा में चाहिए, वो सब बाद में समझेंगे, ठीक है। बस आप इतना समझ लीजिए, जैसे हमारे शरीर को वृद्धि के लिए कुछ आवश्यक होता है वैसे पौधों की भी वृद्धि के लिए कुछ उनके लिए आवश्यकताएं होती हैं, ठीक है। वैसे उन्हें पानी की भी आवश्यकता होती है, तो जो पानी की आवश्यकता है वो क्या कहलाती है? और सिंचाई कहलाती है। तो बीज को पानी का उपलब्ध कराना जिससे कि फसल में वृद्धि हो, इस प्रक्रिया को सिंचाई कहते हैं, ठीक है। सिंचाई के स्रोत, जैसे हमें पानी कहाँ से मिलता है? हम बेसिकली क्या करते हैं, आरओ चलाया पानी ले लिया, नल का चलाया पानी ले लिया। तो ऐसे फसलों को भी पानी किस प्रकार मिलता है, कैसे हम उसको पानी पहुँचाते हैं, वो आपके सामने उदाहरण दी गई है। जैसे फसलों को पानी हम कहाँ से देते हैं? तालाब से, नदियों से, बांध से, कुओं से, ठीक है।
और कहीं कहीं मैंने देखा है कि ट्यूबवेल का भी प्रयोग होता है फसलों को पानी पहुंचाने के लिए। मैं आपके सामने एग्जांपल लिया हूँ, जैसे देखो ये क्या है, ये कुआं है। कुआं मैंने देखिए ये घिरनी लगी है, यहाँ से रस्सी का प्रयोग करके ये यहाँ ये बल्टी यहाँ लगा होता है, बल्टी में पानी भर के इसे मटके में लेते हैं। यहाँ बल्टी सही थी, यहाँ से एक नली बना देते हैं, ठीक है, खोद कर जो इनके खेतों तक पानी पहुँचा देता है, ठीक है। अगला आपके सामने क्या है, ये देखिए ये बहुत पहले समय में यूज होता था, बैल होता था। जब ये जैसे आप लोगों ने वो देखा होगा मोटर क्या करता है, अंदर जब ऐसे घूमता है मोटर तो पानी ऊपर आता है। वैसे जब यहाँ बैल ऐसे ना घूमता था ऐसे ऐसे, ठीक है, तो यहाँ से ऐसे पानी आती थी, ठीक है, और यहाँ एक नली बनी होती थी जो पानी जो है खेतों में पहुँचा देती थी, ठीक है। अगला आता है कौन सा, चेन पंप। देखिए ये सब उपकरण हमारे बाबा के ज़माने में थे, तो आप लोगों को उतना समझ में नहीं आएगा, फिर भी मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ आपको समझाने का। देखिए इसमें क्या होता था कि यहाँ एक पाइप लगी होती थी, मतलब जैसे कुआं काम करता है वैसे ये भी काम करता होता है, ठीक है। देखिए जहाँ पर जैसे यहाँ तो कुएँ हैं, नदियाँ हैं, नलकूप हैं, लेकिन जिन स्थानों पर पानी नहीं है, जैसे कि आप लोग राजस्थान देख सकते हैं, राजस्थान में पानी की मात्रा बहुत कम है। वहाँ पर 2-3 तरीके होते हैं। पहला जो मैंने देखा है वो ऐसे छत पे अपने एक ऐसे गड्ढा बना लेते हैं, ठीक है। जब वहाँ थोड़ा भी पानी बरसता है तो ये जो पानी है वो यहाँ ऐसे जमा हो जाता है, ठीक है। ये उनके पीने के लिए पानी होता है। और वो सिंचाई कैसे करते हैं, वो ऐसे ही ज़मीन पर बहुत गहरा गड्ढा बना लेते हैं, ठीक है। जब पानी आता है यहाँ पे वो लोग सील्ड कर देते हैं, जिससे कि पानी मिट्टी में ना जाए, यहाँ पर ऐसे सील्डिंग कर देते हैं, ठीक है। जैसे आप लोग कुआं देखते होंगे वैसे ही, पर वहाँ थोड़ी सी और प्रक्रियाएं होती हैं, ठीक है। जब यहाँ पानी आता है तो पानी यहाँ जमा हो जाता है। जो पानी वो लोग लेते हैं वो बहुत कम मात्रा में लेते हैं, जिससे कि उनकी पानी की आवश्यकता पूरी हो, ठीक है। तो पानी की जहाँ उपलब्धता नहीं होती है वहाँ पर वो लोग बीज को पानी ऐसे पहुँचाते हैं। मतलब जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा माली जिस प्रकार पौधों को पानी देता है, वैसे ही ये लोग भी देते हैं, यानी छिड़काव करते हैं पानी का, जिससे केवल बीज में ही पानी जाए, पानी और जगह ना जाए। जैसे जहाँ पानी की उपलब्धता होती है वहाँ हम लोगों ने देखा है कि ट्यूबवेल चला देते हैं, ट्यूबवेल पूरे खेत में पानी पहुँचाता है। तो पानी की वहाँ वेस्टेज होती है, मैं मानता हूँ, फिर भी जहाँ सुविधा होती है वहाँ पर ये चीज़ें होती हैं, पर जहाँ सुविधा नहीं होती है वहाँ पर हर चीज़ को बहुत मोल तोल कर देखा जाता है, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ जो पानी है वो छिड़काव यानी बीज में थोड़ा थोड़ा डालते हैं। उसके भी 2 तरीके होते हैं, एक होता है छिड़काव तंत्र और एक होता है डिप तंत्र, ठीक है। छिड़काव तंत्र क्या होता है कि इस विधि में एक मुख्य पाइप से कई खड़ी पाइपें जुड़ी होती हैं जो घूमती रहती हैं, उनमें पानी पहुँचाकर पानी में ही सभी फसलों के पास पानी की उपलब्धता कराई जाती है। ये क्लिप चल रही है वीडियो की, आप लोग देखिए, आपको समझ में आएगा अच्छे से। ठीक है, आपको क्लिप समझ में आ गई होगी। क्लिप में हो क्या रहा था कि यहाँ जैसे ये कुआं है, कुएं से ये जो मोटर लगा है ये पानी ऊपर खींचता है इस पाइप से, ठीक है। और ये पाइप क्या होती है, कनेक्टेड होती है खेत से। खेत में ऐसी कई पाइपें ऐसे लाइन से लगी थी, आप लोगों ने देखा। और यहाँ से भी ऐसी कई पाइपें ऊपर लगी होती हैं। यहाँ पे मान लीजिए कोई पौधा है, ठीक है, ये जो पानी है यहाँ छिड़क देता है, जिससे कि इसके बीज में तुरंत पानी पहुँचता है, पानी की वेस्टेज भी नहीं हुई और पानी पहुँच भी गया, ठीक है। ये कौन सा तंत्र है, ये छिड़काव तंत्र है, ठीक है। ये जो तरीका है कृषि का वो आप लोग राजस्थान के तरफ देख सकते हैं, ठीक है। अगला आपके सामने कौन सा तंत्र आता है, ड्रिप तंत्र, ठीक है। ड्रिप तंत्र में क्या होता है, जैसे आप लोगों ने देखा कि पिछले वाले पृष्ठ में देखा छिड़काव तंत्र की तरह ये भी था। ड्रिप तंत्र भी छिड़काव तंत्र की तरह होता है। इसमें क्या होता है कि जो पानी होता है यहाँ पर, पिछले वीडियो में आपने देखा, मतलब पिछले क्लिप में, कि यहाँ पर ऐसे पाइपें लगी होती हैं, पर यहाँ पर ऐसा नहीं होता। यहाँ पर पाइपें नहीं लगी होती हैं, यहाँ पर ये जो पाइप है ये कनेक्टेड होती हैं, ये नीचे से कनेक्टेड होती हैं और पानी फसलों को ऐसे पहुँचाती हैं, ठीक है। इसमें जल बूंद बूंद कर पौधों के जड़ों में प्रवेश करता है। यह प्रायः बगीचे एवं फूलों के इस्तेमाल के लिए होता है। मैंने बताया ना, जैसे माली करता है उसी प्रकार यहाँ पर भी होता है, यानी ड्रिप तंत्र समझ लीजिए। माली जिस प्रकार बूंद बूंद कर, उसके हाथ में आप लोगों ने ऐसे जग जैसा यंत्र देखा होगा, बूंद बूंद कर पानी देता है, वैसे ही यहाँ पर भी पानी को दिया जाता है, ठीक है।
देखिए अब पानी की मात्रा तो मिल गई, अब पौधा बड़ा भी हो रहा है, अब उसे सुरक्षा भी तो चाहिए। जैसे हम बड़े होते हैं तो हम लड़ाई झगड़ा ज़्यादा करते हैं कि हम किसी को फ़ोन करते हैं कि भाई आओ लड़ाई हो गई है, तो वो सुरक्षा के लिए आता है ना। तो फसलों को कीड़ों से और जानवरों से बचाने के लिए कुछ प्रक्रियाएं होती हैं, वही है क्या, खरपतवार। और उसमें कुछ अपशिष्ट पदार्थ उगाते हैं, जैसे कि आप लोगों ने खेत में देखा होगा, कुछ घास फूस या जो चीज़ें फसल को नुकसान पहुंचा देती हैं वो चीज़ें उगाते हैं। तो उसको हटाने के लिए, खरपतवार से सुरक्षा के लिए उसमें कीटनाशक छिड़का जाता है। ठीक है, तो वही है खरपतवार से सुरक्षा। क्या है, खेत में अवांछित पदार्थ यानी कि जो उपयोगी ना हो। अवांछित का मतलब क्या है, जो उपयोगी न हो। पौधे प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उगाते हैं। जब भाई मिट्टी मिल रही है अच्छी और पानी मिल रहा है, सब कुछ सुविधा मिल रही है, तो उग ही आते हैं। ठीक है, तो इन अवांछित पौधों को खरपतवार कहते हैं। ठीक है, और खरपतवार हटाने को निराई या खरपतवार नाशी कहते हैं। खरपतवार नाश कहते हैं। ठीक है, आपके सामने एक इमेज में दिखा रहा हूं, ये देखिए, ये जो ड्रम लिया हुआ है, इसमें ऐसी कुछ केमिकल्स हैं जो कि फसल के अलावा अन्य पौधों को जला देती हैं। वो क्या करता है, ये जो केमिकल है वो उनके जड़ों में जाकर उन्हें अंदर से खोखला कर देता है। उसके बाद वो धीरे धीरे खुद ही नष्ट हो जाती हैं। ठीक है, तो रसायन के उपयोग से खरपतवार नियंत्रण खरपतवार नाशी कहलाता है, आपके सामने ये। ठीक है, और उसके बाद जब फसल पक जाती है हमारी, तो हम क्या करते हैं, फसल की कटाई करते हैं। ठीक है, तो फसल पकने के पश्चात फसल को खेत से उखाड़कर या दरेती का मतलब होता है जैसे आप लकड़ी काटते हैं, वही उसी की तरह होती है दरेती की मदद से काटकर अलग कर देना ही कटाई कहलाती है। यह प्रायः हार्वेस्टर के उपयोग से किया जाता है। ठीक है, हार्वेस्टर या कंबाइन भी कहीं कहीं होता है। ठीक है, ये आपके सामने कंबाइन का इमेज है। देखिए होता क्या है, ये जो रोटेटर लगा है वो फसलों को, यहाँ पर लोहे की पत्तियां लगी होती हैं। ठीक है, यहाँ पर ऐसे लोहे की पत्तियां लगी होती हैं जो फसलों को यहाँ नीचे से काटती है। उसके बाद ये जो रोटेटर है वो घूमता रहता है, जो फसलों को ऐसे अपने आप में लपेट लेता है। ये जो फसल है वो मशीन में होते हुए यहाँ जाती हैं। यहाँ पर गेहूँ और जो उसके अपशिष्ट पदार्थ जो भूसी होती है उसको अलग कर दिया जाता है। गेहूं को यहाँ से निकालकर ट्रक में या ट्रैक्टर में डाल दिया जाता है। ठीक है, और यहाँ जो गेहूं होते हैं, यहाँ गेहूं जमा होता रहता है। ठीक है, तो ये होता है कटाई। देखिए जब कटाई कर लेते हैं तो हम फसल से बीज को अलग करते हैं, मतलब फसल से गेहूं को जैसे अलग करते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं फटकन, यानी फटकते हैं। कहीं कहीं आप लोगों ने देखा भी होगा कि ऐसे करके निकालते हैं। तो फसल से बीज या दानों, यानी गेहूं समझ लीजिए, आप गेहूं का एग्जांपल ले लीजिए कि गेहूं के फसल से दानों को अलग करना। ठीक है, वो क्या कहलाता है, वो फटकना कहलाता है। ठीक है, उसके बाद जब हम गेहूँ फसल कटाई कर लेते हैं तो उसे सुरक्षा दी जाती है, यानी कि फसल खराब ना हो, इसके लिए जो तकनीकें अपनाई जाती हैं वो क्या कहलाता है, वो भंडारण कहलाता है। यानी फसल से प्राप्त दानों को सुरक्षित रखने के लिए सुरक्षा की अपनाई गई तकनीकें भंडारण तकनीक कहलाती है, तथा यह प्रक्रिया भंडारण कहलाती है। यह प्रायः रसायन विधियों द्वारा या जूट की बोरी में धातु के बड़े पात्रों में जो पदार्थ जिनमें नमी होती है उन्हें सुखाकर भंडारण के लिए भंडारण गृहों में रख देते हैं। यानी होता क्या है कि हम ऐसे पदार्थ का इस्तेमाल करते हैं जिसमें नमी ना लगे। ठीक है, नमी अगर लग जाती है तो हम लोग जानते हैं कि फसल खराब हो जाती है। तो नमी ना लगे उस फसल में, इसलिए हम क्या करते हैं, उसे ऐसी जूट की बोरी में रखते हैं, या बोरा जिसे कहते हैं बोरा में रखते हैं, जिससे उसमें नमी ना पहुँचे। ठीक है, इसमें दो प्रक्रियाओं का यूज होता है, जैसे कि ये आपको दिख रहा होगा साइलो। ये क्या है, साइलो। इसमें क्या होता है कि फसल को सुरक्षित रखा जाता है। यानी यहाँ इसी में ये जो आपको इतनी बड़ी टैंकर दिख रही हैं, यहाँ फसलें गवर्नमेंट रखती हैं। ठीक है, किसान इसे अफोर्ड ही नहीं कर सकता, ये इतना महंगा और इतना बड़ा होता है कि किसान इसे खरीद नहीं सकता है। ठीक है, तो ये था फसल सुरक्षा। ये फसल को
रखा गया है, ठीक है, कि बोरे में रखें, ठीक है। ये चैप्टर जो है यहीं पर एंड होता है। एक और बात है कि हम पशुपालन करते हैं, यानी हम गाय को अपने लिए पालते हैं, वो सब चीज़ें, यानी अपनी ज़रूरतों के लिए पशुओं को पालना। जैसे हम दूध के लिए गाय को पालते हैं, दूध के लिए या बकरी को काटने के लिए बकरी पालते हैं, ठीक है, और बोझा डोलने के लिए गधे को पालते हैं, मधुमक्खी से शहद प्राप्त करने के लिए मधुमक्खी पालते हैं, तो उसी को पशुपालन कहते हैं। जैसे मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहते हैं, ठीक है। उदाहरण आप लोग देख लीजिए, मधुमक्खी पालन, यह है कीट पालन। जिसे आप लोग ये रेशा प्राप्त करते हैं ना, वो कीटों से ही प्राप्त होता है। तो कीट पालन क्या है, वो है सेरीकल्चर, ठीक है। ये चैप्टर आपका एंड हो गया, ठीक है, ये चैप्टर आपका हो गया क्या, एंड। अगले वीडियो में हम क्या करेंगे, इस चैप्टर के जो एनसीईआरटी में क्वेश्चंस दिए हैं उसकी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और मैंने जो प्रक्रियाएं और आपके 3D व्यूज, आपको पिक्चर्स यानी और वीडियोस दिखाएं, वो आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। मैं आपको बता दूं कि मैंने मैथ भी शुरू की है, कि अगर आपको मैथ में कोई भी डाउट हो 8th क्लास की, और कैलकुलेशन में भी कोई दिक्कत हो, तो शॉर्ट्स के माध्यम से वीडियोज आपके पास पहुंच रही हैं, आप लोग देखते रहिए और उसकी प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आपको सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, और इस चैनल के वीडियोस को आपस में शेयर कीजिए, ठीक है, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए धन्यवाद।